कैसे हो बच्चा पढ़ी। आज हम लोग 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हिंदी में कह सकते हैं आप मानव जनन तंत्र, जो 12th क्लास का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो तो सबसे पहला है मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कुछ समय में अभी हिंदी मीडियम चल रहा है, कुछ समय में आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के भी सारे लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे चैनल पे, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। सबसे पहले तो जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतति या फिर अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन, जनन क्या है बच्चे। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान या संतति कह सकते हैं आप, संतति की उत्पत्ति करता है, की उत्पत्ति करता है। ये एक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, उसी आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण भी देखेंगे। अब जनन के प्रकार की बात करें तो जनन बाबू दो प्रकार का होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जो जनन है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है बाबू? पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी जो हमें जो मेन पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र, पहले वहां तक पहुंचते हैं कि कैसे उसको करना है, ठीक है ना। तो एक हम लिंक कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चा, कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि विखंडन, वैसा जनन की प्रक्रिया जिसमें लैंगिक संरचनाएं भाग नहीं लेती हैं, उनको अलैंगिक जनन के अंदर रखा जाता है। इसमें कुछ होता है जैसे कि कुछ प्रक्रियाएं, जैसे एक होता है आपका विखंडन, एक होता है बच्चा आपका मुकुलन, एक होता है बच्चा आपका पुनर्जनन, एक होता है बच्चा आपका बीजाणु जनन, ठीक है। एक होता है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। तो ये सभी प्रक्रियाएं विखंडन में टूट जाते हैं, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। मुकुलन में क्या होता है बच्चा? मुकुलन बर्डिंग जिसको कहते हैं, इसमें बर्ड बनते हैं, छोटे छोटे कली युक्त संरचनाएं बनती है। पुनर्जनन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चा? इसमें आप किसी एक जीव को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो अलग अलग जीवों में निर्मित हो जाता है। बीजाणु जनन, बीज स्पोर्स बनते हैं, उसमें बीजाणु जनन होता है। हमें जो मेनली पढ़ना है वो लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लैंगिक संरचनाएं बनती हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा, मेल और फीमेल। लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं। एक तो आपको पढ़ना है बच्चा इसमें पुष्पी पौधों में, पुष्पी पादप में जनन, और जो दूसरा पढ़ना है आपको वो है मानव में जनन। अब समझिएगा थोड़ा सा। अलैंगिक जनन की सभी क्रियाएं जो हैं वो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन में उपस्थित हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ के बारे में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका सेकंड चैप्टर है पुराने एनसीईआरटी के अनुसार, उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो आपका बनता है पुष्पी पादप में जनन,
तो आप उसे वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमें जो पढ़ना है वो बच्चा पढ़ना है क्या है, मानव में जनन। तो ये लिंक समझ में आया किस प्रकार से हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है बच्चा मानव में जनन। तो देखते हैं आगे। अब मानव में जनन की अगर हम बात करें तो नर और मादा, सबसे पहली बात तो ये कि इन जीवों को कहते क्या है। दो प्रकार के जीव होते हैं आपके पास, जीव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी, एक लिंगी जिसको कहते हैं आप यूनि सेक्सुअल। दूसरा होता है बच्चा द्विलिंगी, द्विलिंगी, द्विलिंगी जिसको कहते हैं आप बाइसेक्सुअल। अब ह्यूमन की बात करें और फ्लावर्स की बात करें, पुष्प की बात करें, तो अगर मैं पुष्पी पौधों की बात करता हूँ, फूल की बात करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी कहने का मतलब एक ही शरीर के ऊपर दोनों लिंग, नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है शरीर एक होगा, उसी पे नर भी होगा और उसी पे मादा वाला अंग भी होगा। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, वैसा शरीर या वैसा जीव जिसमें नर के लिए एक अलग शरीर और मादा के लिए एक अलग शरीर होता है। अगर मैं पुष्पी पौधों की थोड़ी सी बात करूं आपको, तो बहुत सारे ऐसे पुष्पी पौधे हैं जो द्विलिंगी होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि आपका पपीता, पपीता एक लिंगी होता है, उसमें नर वाला पार्ट अलग और मादा वाला पार्ट अलग होता है। उसी प्रकार से ह्यूमंस में भी, मानव भी कैसा होता है बच्चा, एक लिंगी या द्विलिंगी। तो मानव जो होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी होता है। ये मुझे रब नहीं करना चाहिए था, द्विलिंगी। मानव भी कैसा होता है, मानव आपका द्विलिंगी होता है। तो मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है, यानी कि इसमें नर अलग शरीर पर और मादा अलग शरीर पर होता है। मुझे इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप 12th क्लास में आप समझदार हैं। तो इसको कहते क्या है बच्चा, एक लिंगी कहते हैं। ये शब्द याद रखना है। अब आप समझिएगा जनन में होता क्या है। जनन में अपने जैसे संतति का निर्माण होता है। अब अपने जैसे संतति का निर्माण के लिए यहाँ पर बनते हैं बच्चा युग्मक। किसका निर्माण होगा, युग्मक का। 10th क्लास से थोड़ा सा आइडिया अगर आप लेकर आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि संतति के निर्माण के लिए इस मानव जनन तंत्र में या फिर लैंगिक जनन तंत्र में युग्मक का निर्माण होता है। संतति, संतति समझते हैं, संतति या फिर संतान के निर्माण के लिए युग्मक, इसको कहा जाता है बच्चा इंग्लिश में गैमीट। गैमीट का निर्माण होता है। गैमीट का निर्माण या युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक के निर्माण के लिए क्या होता है बच्चा, युग्मक होते क्या है, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दें तो नर की अगर मैं बात करूं, मेल इस प्रकार से दर्शाया जाता है और फीमेल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मेल की अगर बात करते हैं ह्यूमंस में, तो मेल में जो युग्मक बनता है उस युग्मक का नाम है बच्चा शुक्राणु। क्या कहते हैं उसको, शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्म। और जो फीमेल में युग्मक बनता है उस युग्मक का नाम है अंडाणु या अंड कोशिका या अंडाणु कह सकते हैं आप। अंडाणु जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवम। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, ओवम। तो इन दोनों चीजों का निर्माण होगा, किसका किसका, शुक्राणु का निर्माण होगा और अंडाणु का निर्माण होगा। और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और जैसे ही इनका निर्माण होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन होने से एक चीज बनता है जिसको कहा जाता है युग्मनज। क्या कहते हैं, निषेचन होने से जो बनता है बच्चा उसको क्या कहा जाता है, युग्मनज कहते हैं। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो आप लोग समझिएगा। पहले यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से चीजें चलती एक लिंगी, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल जो होते हैं, हम जो है वो एक लिंगी होते हैं। हमारे में जो संतान की उत्पत्ति होती है उसके लिए युग्मनज का निर्माण होता है जिसको हम गैमीट कहते हैं। तो युग्मनज की अगर बात करें हम, तो सबसे पहली बात, नर युग्मक
नर युग्मक या फिर गैमीट को क्या कहा जाता है? नर युग्मक या गैमीट को क्या कहते हैं बच्चा? नर युग्मक या गैमीट को कहा जाता है स्पर्म या फिर शुक्राणु। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है मादा युग्मक। मादा युग्मक या गैमीट को कहा जाता है ओवम या अंडाणु। ठीक है, अब इन दोनों का किसका किसका, शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा बाबू? निषेचन होगा। तो आप समझिएगा, शुक्राणु जो कि क्या है, एक युग्मक है, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं बच्चा? कौन सा युग्मक है ये? नर युग्मक है। ये लाइन से देखिए बहुत सवाल बन जाते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। युग्मक किसको कहते हैं, गैमेट किसको कहते हैं, जाइगोट किसको कहते हैं, अभी आएगा। तो शुक्राणु को क्या कहा जाता है? नर युग्मक। दूसरा है आपका अंडाणु, जिसको क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होगा निषेचन, ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या होगा इन दोनों के बीच में? निषेचन। निषेचन, और निषेचन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो निर्माण होता है बच्चा इन दोनों के मेल से मिलाप से, तो उसको कहा जाता है युग्मनज। क्या कहते हैं उसको? युग्मनज, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जाइगोट। ये प्रोसेस पूरा का पूरा। अब यही प्रोसेस आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर मानव जनन तंत्र में। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो शुक्राणु, तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, यानी कि ये सारा टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो किस में पढ़ेंगे हम? नर जनन तंत्र में। नर जनन तंत्र में। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या आता है? अंडाणु। अंडाणु होता क्या है, कहाँ निर्माण होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पर? मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र में। उसके बाद कौन सी प्रक्रिया पढ़ेंगे? तीसरा निषेचन होगा। क्या बच्चा? नेक्स्ट प्रोसेस में निषेचन होगा। और निषेचन के बाद निषेचन पूर्व घटना, युग्मनज कैसे बन रहा है, युग्मनज बनने के बाद उसका 9 महीने का गर्भ अवधि के दौरान कैसे विकास हो रहा है, वो भ्रूण में कैसे बन रहा है, 9 महीने तक क्या क्या चीजें विकसित हो रही हैं। तो इस चैप्टर में ओवरव्यू, मानव जनन तंत्र में आपको ओवरव्यू करके यही पढ़ना है। 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहली बात शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी? सेकंड। पहला तो हो गया निषेचन पूर्व घटना, दूसरा आएगा निषेचन, और तीसरा क्या आएगा बच्चा? निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्चात या निषेचन पश्च घटना। 3 प्रोसेस में बांटकर आपको इस चीज को पढ़ना है। समझ में अगर आ गया हो तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा क्या? मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में संतति का निर्माण होगा। निर्माण होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? युग्मक की आवश्यकता है। नर युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु। दोनों के बीच में क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और उससे बनेगा युग्मनज, जिसको कहते हैं जाइगोट। ये बस ये शब्द याद रखिएगा कि युग्मक किसको कहते हैं, युग्मनज किसको कहते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो शुक्राणु का निर्माण नर जनन तंत्र में, अंडाणु का निर्माण मादा जनन तंत्र में, निषेचन, और उसके बाद निषेचन पश्च घटना। इस प्रकार से एक ओवरव्यू है आपका इस चैप्टर का। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। क्या बनेगा पहला टॉपिक बाबू? नर जनन तंत्र। आइए देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होता है, 10th क्लास में आपने पहले से पढ़ रखा है, 11th क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब आप हार्मोन वाले चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें सम्मिलित होती हैं। यही बस आपको गलती नहीं करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 11th में पढ़ाई को थोड़ा कम वेटेज देते हैं, 12th में आते हैं तो फिर वेटेज सोचते हैं कि बोर्ड है तो बोर्ड की वजह से ज़्यादा वेटेज देते हैं। यह आपके कंपटीशन लेवल को ख़राब कर देता है। कंपटीशन में 11th 12th दोनों से ज़्यादा सवाल, यहाँ ज़्यादातर होता है कि 11th से ही ज़्यादा सवाल आता है। बच्चे 11th में फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर बना देते हैं,
और फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर के चक्कर में उनका फिर भविष्य खराब हो जाता है, फ्यूचर सब कुछ खराब हो जाता है। इसीलिए समझना है, देखना है, इसको सीखना है, ठीक है ना। ये जब आप टॉपिक्स अच्छे से सीखते हो, समझते हो, तो ये बोर्ड के साथ साथ नीट के लिए भी बहुत प्रेफरेबल है, बहुत अच्छा है ये टॉपिक, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश वाले भी वीडियोज आएंगे, अपलोडेड करेंगे हम सारे। अब देखिए, हम लोग सबसे पहला इसमें टॉपिक पढ़ने कौन सा जा रहे हैं बच्चा? नर जनन तंत्र, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोगों ने नर जनन तंत्र से संबंधित एक चीज तो जाना कि युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक क्या है? शुक्राणु, यानी कि मेन चीज तो शुक्राणु है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं। अब नर जनन तंत्र है तो तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ये जो तंत्र है, इस तंत्र को कितने भागों में बांटा गया बच्चा? दो भागों में बांटा गया। पहला जो तंत्र का भाग है वो बच्चा आपको कह सकते हो प्राथमिक, प्राथमिक नर जनन तंत्र, प्राथमिक नर जनन तंत्र। और जो दूसरा भाग है वो है आपका द्वितीयक नर जनन तंत्र। दूसरा जो है आपका ये क्या है बच्चा? द्वितीयक नर जनन तंत्र। प्राथमिक क्यों, द्वितीयक क्यों, ये समझिएगा। प्राथमिक या प्राइमरी हम उसे कह सकते हैं जिसमें प्राइमरी कहने का मतलब है जो मेन है, जो मेन तरीके से आपके इस चीज में सहायता कर रहा है, जो मेन तरीके से। मेन क्या है वो समझो। मेन क्या है बाबू? नर जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण में जो मेन रूप से भाग ले रहा है, जो युग्मक के निर्माण में मेन रूप से भाग ले रहा है, उसी को हम प्राथमिक कहेंगे। और जो उसमें डायरेक्ट भाग नहीं ले रहा, बस इन्वॉल्व है, बस सहायता कर रहा है, तो उसको द्वितीयक, सहायता कर रहा है। हाँ, एक चीज और है, सहायता कर रहा है, इसलिए इसको द्वितीयक या सहायक भी कहते हैं। सहायक नर जनन तंत्र। अब समझिएगा, प्राथमिक नर जनन तंत्र में हम जानते हैं कि क्या चीज है। मेन क्या है बच्चा? मेन तो शुक्राणु है, युग्मक है, यानी कि युग्मक का निर्माण जहां हो रहा है, जिस अंग में हो रहा है, वही आपका प्राथमिक अंग कहलाएगा, ठीक है ना। सॉरी, तंत्र नहीं, अंग कहेंगे ना, तंत्र, अंग, ठीक है। सिस्टम में दो प्रकार के अंग है, एक प्राथमिक है जो मेन है और एक सहायक होते हैं। तो जो मेन है उसमें केवल एक चीज आता है बच्चा, जिसको कहा जाता है वृषण। क्या कहते हैं इसको? वृषण, टेस्टिस। वृषण क्या होता है? आप जब नर जनन तंत्र का एक संरचना बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आपको इस प्रकार से एक संरचना देखने को मिलेगा। जो बीच में पेनिस है, पेनिस के इधर आपके शुक्राशय होते हैं। यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। यहाँ से जो पाइप होती है अंदर अंदर बाहर की ओर आई रहती है। अब आप जब डायग्राम देखेंगे 10th क्लास का, तो यहाँ पर दो ओवल आकार के, एक तरीके से इलिप्टिकल साइड्स के कुछ संरचनाएं बनाई गई होंगी दो। इन्हीं दोनों को कहा जाता है बच्चा वृषण। क्या है ये? वृषण। ये वृषण, यही संरचना मेनली किसका निर्माण करता है? तो इस वृषण के अंदर निर्माण होता है किसका? नर युग्मक का, नर युग्मक का। और ये नर युग्मक है क्या? तो शुक्राणु है। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। तो दो अंडाकार संरचनाएं होती हैं जो कि उदर गुहा के बाहर होता है। उदर गुहा आप समझते हैं? आपका ये जो पूरा पेट वाला पोर्शन है ना, अगर आपको दिख रहा हो, तो इस उदर गुहा के बाहर एक पाउच होता है। उस पाउच का नाम है बच्चा स्क्रोटम। उस स्क्रोटम में होता है एक पाउच होता है, वृषण थैली कह सकते हैं, वृषण कोष कह सकते हैं आप। तो मेन जो संरचना है वो तो वृषण है, क्योंकि इसी के अंदर किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, इसीलिए ये मेन है। इसके अलावा जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे बच्चा? द्वितीयक अंग में। तो अभी मैंने आपको एक चीज बोला, वृषण कोष। तो जो वृषण कोष है वो किस में चला जाएगा बाबू? वृषण कोष। वृषण कोष आपका किस में आ जाएगा? द्वितीयक नर जनन अंग में या फिर सहायक नर जनन अंग में। तीसरा मैं कह सकता हूं वृषण के पीछे से एक पाइप निकलती है, ऐसे कुंडलित संरचना निकलती है इसके पीछे से ऐसे। इस कुंडलित संरचना को कहा जाता है अधिवृषण।
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चा एपिडिडाइमिस, जिसको कहते हैं अधिवृषण। तो आप देखो शुक्राणु के निर्माण में मेन रूप से कौन, प्राथमिक रूप से कौन काम कर रहा है, वृषण। इसके अंदर ही शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आप बाहर निकलो तो ये पाइप शुक्राणु के निर्माण में मदद नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये इसको बस ले कर जाता है। तो ये जो अधिवृषण है ये कैसा हो गया बच्चा, द्वितीयक सहायक हो गया। वृषण जिस थैली में उपस्थित है वो थैली सहायता नहीं कर रही है, तो इसीलिए वो भी कैसा हो गया, सहायक और द्वितीयक हो गया। इसके अलावा ये जो पेनिस है जिसको सिसन कहा जाता है, सिसन जिसको कहते हैं, ये भी शुक्राणु बनाने में सहायता नहीं कर रहा, इसीलिए ये भी कैसा अंग हो गया बच्चा, सहायक अंग के अंतर्गत आ गया। क्लियर है। तो जो नर जनन तंत्र है इसको दो भागों में आप बांट सकते हो। पहला है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक नर जनन अंग, जिसमें केवल एक जहां पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, मेन तरीके से जो इवॉल्व है वो है वृषण, टेस्टिस, जो निर्माण कर रहा है नर युग्मक का, शुक्राणु का। क्लियर। दूसरा जो सहायता कर रहे हैं, केवल जैसे शुक्राणु यहाँ से बना बाहर निकला तो सबसे पहला पाइप जो बहुत कुंडलित है, क्वाइल्ड है बिल्कुल, तो उसमें जब जा रहा है कुंडलित संरचना, उसको अधिवृषण कह रहे हैं। वृषण जिस पाउच में उपस्थित था उसको वृषण कोष कह रहे हैं। आगे की ओर जाने के बाद, अच्छा सिसन हो गया, इसके बाद ये जो पाइप आगे की ओर लेकर जा रहा है उसको शुक्रवाहक नलिका कहते हैं, शुक्रवाहक नलिका, जिसको इंग्लिश में वास डेफरेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश शब्द भी आपको याद रखना है बच्चा। इसको स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम, इसको एपिडिडाइमस कहते हैं, एपिडिडाइमस। सिसन को पेनिस कहा जाता है इंग्लिश में, और शुक्रवाहक नलिका को वास डेफरेंस कहते हैं। क्लियर। तो ये एक ओवरव्यू है अंग का। इसके अलावा भी कुछ ग्रंथियां होती हैं। नर जनन तंत्र में मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार के स्त्रवित करने वाले अंग होते हैं या ग्रंथियां होती हैं, तो हम उसके बारे में भी देख सकते हैं, जिसको कहा जाता है बच्चा सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। एक होता है आपका शुक्राशय, दूसरा होता है आपका पुरस्थ ग्रंथि, इसको इंग्लिश में सेमिनल वेसाइकल। इसको जो सेकंड होता है उसको कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा एक होता है बच्चा जिसका नाम मैं लिख देता हूं, थर्ड होता है, जिसको कहा जाता है बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स, इसको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड या ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि या ग्लैंड। ठीक है। तो ये नर जनन तंत्र का एक ओवरव्यू है। क्या क्या नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, 2 प्रकार के अंग। एक प्राथमिक अंग है, प्राथमिक अंग में वो उसको प्राथमिक कहेंगे जो मेन रूप से भाग लेता है। मेन रूप से नर युग्मक का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, वृषण करता है। इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे द्वितीयक सहायक हो जाएंगे। कौन कौन से है, वृषण कोष है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, अधिवृषण जिसको एपिडाइडाइमस कहते हैं, सिसन भी आपको मैंने बताया पेनिस कहा जाता है, शुक्रवाहक नलिका वास डेफरेंस। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। सहायक ग्रंथियां में कौन कौन सा है, शुक्राशय सेमिनल वेसाइकल, पुरस्थ ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्रंथि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है बच्चा। क्लियर है। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में आप नर जनन तंत्र का जो फिगर है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खासकर बोर्ड के हिसाब से या फिर नीट के हिसाब से, उस फिगर को बनाकर उसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। मे भी सवाल आ जाता है उसके ऊपर, डायग्राम बनाने के ऊपर से चित्र, एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तो आप उसको बना सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा नर जनन तंत्र के हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक ओवरव्यू हो गया, उसी प्रकार से एक एक करके इन सब लेक्चरों को हम कंप्लीट करते चलेंगे। और कुछ समय के बाद इंग्लिश मीडियम से भी
कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो 11th और 12th के लिए रहेगा, जो कि बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।